नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आपको ये थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला है वो काफ़ी सारी कर ली हुई है। अब उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की वैकेंसी है और जो भी वैकेंसियां आने वाली हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम उन टॉपिकों को आपको करा दें जो आपको कठिन लगते हैं, जहां से आपके ज़्यादा नंबर आते हैं और जहां से आपके नंबर भी कटते हैं। अगर आपका सही ना हो तो नंबर भी कट जाते हैं। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो मुझे सबसे अच्छा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, जहां से लॉजिकल रीजनिंग है, बच्चे यहां से अगर उत्तर प्रदेश दरोगा का आप लोग पेपर देंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। क्योंकि कंडीशन से जो आपका स्टेटमेंट एंड कंडीशन है, जिसको कि शर्तों व कथन और शर्तें भी कहा जाता है, वहां से बच्चे 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा था। और इसके बाद आपके जो पूर्वधारणा है, आपके और भी जो भी टॉपिक है, वहाँ से बच्चे एक एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है। आपके कथन, आपकी शर्तें हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। बहुत जो सारे टॉपिक है वहाँ से कथन कार्यवाही है, तो इन सब से हम सब कुछ एक एक क्वेश्चन को रूबरू कराएंगे। तो बच्चे हम लोग टॉपिक वाइज सारे सवाल करेंगे। तो यहाँ से हमने जो पहला टॉपिक चूज किया है वो है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में बच्चे कुल हमें 7 से 8 टॉपिक कवर करना है, जहाँ से कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे जो परीक्षा हो। अगर बच्चे वहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन के नंबर पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि लॉजिकल रीजनिंग आपका 8 से 10 नंबर का रोल निभाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज हम अपने पहले टॉपिक पर चलने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चे पूर्व धारणा। अब पूर्व धारणा ये लॉजिकल रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होती है बच्चे कि जिसमें कि हम ना तो क्वेश्चन को छोड़ पाते हैं और अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो लेकिन ऐसा होता है कि उस समय तो हमें लगता है एक क्षण के लिए कि हमारा सही जवाब है, लेकिन बच्चे वो आपके जवाब भी गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एक एक चीज को समझेंगे बच्चे। जो पूर्व धारणा अध्याय है, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको हम अपने जहन में बैठा लें, पूर्व धारणा को बच्चे अच्छे से समझ लें, तो हमारा नंबर तो क्लियर होगा ही, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी बहुत उपयोगी होता है, जो कि आपको कुछ सीखने की हिदायत देता है और पूरी जिंदगी भर आपके काम आएगा, आपके जीवन में एक बढ़िया रोल निभाएगा। अगर आपको व्यक्ति को परखना है, किसी घटना को जानना है, होने वाली चीज़ें संभावनाओं को समझना है, तो पूर्व धारणा से होकर गुजरना पड़ेगा। रास्ता यहीं से जाएगा, पूर्व धारणा से ही होकर जाएगा। तो बच्चे एक बार हम लोग पूर्व धारणा की परिभाषा आपको पढ़ के बताते हैं, इसके बाद हम इसको संक्षिप्त रूप में बताएंगे कि पूर्व धारणा होती क्या है। जरा पढ़ते हैं यहाँ पर जो आपकी किताबी भाषा दी गई है, यहाँ से क्या दिया गया है, जरा एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया गया है, यह एक अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा है जो किसी कथन में निहित तथ्य को दर्शाती है। सरल शब्दों में जब कोई व्यक्ति वाक्य कथन कहता है तो वह संपूर्ण घटना का परिचय नहीं देता, बहुत सारे विषयों को बिना कहे ही छोड़ देता है। श्रोता उन कई बातों का अनुमान लगाकर ज्ञात कर लेता है जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है, यही पूर्व धारणा कहलाती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। पूर्व धारणा का हम एग्जाम्पल आपको और कराएंगे। बच्चे पूर्व धारणा का मतलब मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ कि अगर कोई कार्य करना है तो उसके पीछे हमारी कुछ ना कुछ मंशा छुपी होती है। अब जैसे आप समझिए कि जैसे आप देखते होंगे कि बारात अगर जा रही होती है तो उस बारात में दूल्हा तो सजता ही है, लेकिन बच्चे जो बाराती होते हैं, जो नए यंग होते हैं, जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, वो तो खैर उनको जो भी मिल जाए उनसे कोई लेना देना नहीं, चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे स्टेज जी लिए हैं। लेकिन जो यंग होते हैं बच्चे, उनके मन में एक बड़ी उत्सुकता रहती है, दिन में बाल कटाते हुए चलेंगे, और उनका बाल जब कट रहा हो तो ऐसा नहीं है कि अनावश्यक ही वो बाल कटता है। अगर वो बाल कट रहा है और बढ़िया डिजाइन में कट रहा है, अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपके मन में ऐसा क्या है कि आप बेहतरीन बाल आज कटा रहे हैं, तो व्यक्ति मुस्कुराएगा, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा कि हो सकता है कोई हमें नोटिस कर ले, हो सकता है साली जी ही हमसे इंप्रेस हो जाए। तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में रहती हैं।
अगर कोई आप देखिए पूर्व धारणा को आप हर जगह से समझ सकते हैं। जैसे कोई अगर ब्रांडेड शर्ट ले आया है तो आप देखेंगे शर्ट की बाहें मोड़ेगा और आपको ऐसे ऐसे कॉलर करके दिखाएगा। कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते हैं कि मेरी शर्ट देखो। किसी ने अगर घड़ी अच्छी पहनी है तो बार बार ऐसे घड़ी को मोड़ता रहेगा ताकि आपका ध्यान वहां पर जाए, आप उसे देखकर उस घड़ी को देखें और ये बात समझें कि इसने इस ब्रांड की घड़ी पहनी है। तो पूर्व धारणा का मतलब कोई भी कार्य करोगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा छिपी होगी, कोई ना कोई आपकी योजना छुपी होती है। तभी पूर्व धारणा यही कहलाती है कि कोई कार्य अगर हो रहा है तो उसके पीछे हमारी मंशा क्या छुपी है, इसी को पूर्व धारणा कहते हैं। और भी जगह पे आप देखिए, जैसे अगर कोई आपसे फ्लैटरिंग कर रहा है या आपको कोई बहुत नोटिस करने लगे अचानक से, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये व्यक्ति तो कभी हमें ध्यान ही नहीं देता था, आज ये हमें लगातार नोटिस कैसे कर रहा है। जहां दिखते हो कहते और भैया बढ़िया है, और अगर आप कहीं पे मार्केट में दिख रहे हैं आइए भैया चाय पी लीजिए, तो व्यक्ति समझ जाता है कि इसको कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई कार्य है। देखिए किसी को उधार मांगना हो पैसे तो पहले डायरेक्ट नहीं कहता है कि हमें पैसे दे दो, पहले वो आपकी हाल चाल लेगा और भी चीजें बात करेगा, उसके बाद वो अंत में आएगा पैसे मांगने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कॉल किया, उसके पीछे उसकी मंशा थी कि पैसा मांगेंगे, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। तो इसी चीज को हमें समझना होगा कि पूर्व धारणा का मतलब कोई कार्य आपने नियोजित किया है, पूर्व आपके दिमाग में है, उसी को पूर्व धारणा कहते हैं। और यहां पर बच्चे एग्जाम्पल भी दिया है कि हमारी दुकान से विविध प्रकार का सामान खरीदिए और 20% का छूट पाइए। एक विज्ञापन, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, इसको आप तभी एहसास कर सकते हैं जब वो चीज खुद एहसास करेंगे बनकर। जैसे यहां पे कह दिया किसी ने कि एक विज्ञापन दे दिया कि हमारी दुकान से विविध प्रकार का सामान खरीदिए और 20% तक की छूट पाइए, सेल सेल सेल। तो इस विज्ञापन में क्या धारणा रही होगी उस विज्ञापन देने वाले की। तो यहां पर ये बातें बताई जा रही हैं, यहां पर 4 बातें हो सकती हैं कि उसका पहला मकसद है कि लोगों में छूट के प्रति लोभ होता है। कहीं ना कहीं इंडियंस को अगर छूट दे दी जाए तो भले ही, जैसे देखो कहीं कहीं लिखा होता है 99% ऑफ, तो लोग सोचते हैं यार 99% ऑफ है, चल के आज कपड़ा खरीद लेते हैं। लेकिन उसका जो 99% ऑफ है उसका प्राइस ही 5,000 होगा, तो 1% भी आपके वो पैसा ले लेगा, जो उसको कमाना है वो आपसे ले लेगा, लेकिन वो दिखाएगा कि हम तो 99% आप दे रहे हैं। आप उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि लोभ होता है। दूसरा, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, भाई जब ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा हमारा सामान बिकेगा तो ज्यादा फायदा होगा। लोग विज्ञापन अवश्य पढ़ते हैं जिससे दुकान प्रसिद्ध होगी, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी मंशा होती है। जैसे कुछ लोग कहीं ना कहीं घाटा भी सह करके कोई ना कोई विज्ञापन दे देते हैं कि आज हमारी दुकान में 10 रुपए में, जैसे कोई रेस्टोरेंट है कह दे कि 20 रुपए में खाना खाइए, तो 20 रुपए में खाना भले ही उसने दे दिया, भले ही उसको 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर एक दिन में 100 150 200 500 लोग गैदर हो गए तो वो कहीं ना कहीं दुकान में जाएंगे। और बच्चे ये ग्राहक बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है। अगर यहां पर मैं आपको छोटा सा एक और थोड़ी देर के लिए रुकूंगा कि जैसे समझिए एक बार हमारे एक मित्र थे, उनकी एक दुकान थी और बगल में एक और दुकान थी। तो जो बगल वाला दुकानदार था वो बहुत बड़े दुकान थी उसकी, तो एक समझ लीजिए कि उसकी साख बन चुकी थी। एक बार एक ग्राहक आया और उसने कहा कि भैया हमें नमक दे दो। अब उस दुकानदार ने सोचा कि एक नमक वाले में मैं क्या प्रॉफिट ले लूंगा, उसने सीधा मना किया कि भैया मेरे पास नमक नहीं है। वो दरअसल उस समय आराम कर रहा था। लेकिन जो दूसरे वाले थे, हमारे मित्र वहीं बैठ के देख रहे थे, उसको बुलाया उन्होंने, कहा कि हमारे पास आइए। तो वो जब आया तो उसको बैठाए कुर्सी पर, कहा और चाय वाय पीना हो तो पियो। बड़ा आश्चर्य हो गया, कहा कि भैया इतना हमें एक छोटा सा सामान लेना है, कहीं आप भी ना भड़क जाओ, हमें बस नमक लेना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो ब्रांडेड वाला नमक आया है बढ़िया वाला हम आपको वो देते हैं। उन्होंने निकाल के उसको नमक का पैकेट दिया, बहुत खुश हो गया वो, कहा कि बताओ इतनी अच्छी इन्होंने हमारी आओ भगत की। और आप यकीन मानिए कि 3 दिन बाद उसको 25 किलो घी लेना था। अब आप बताइए कि वो 25 किलो घी लेने कहाँ जाएगा? उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसने उसको भगा दिया था, या उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसने उसका सम्मान किया था? तो ग्राहक बनाने के लिए आपको ये पूर्व धारणा लगानी पड़ती है कि अगर आज छोटी सी चीज, कोई छोटी सी सेवा किसी को दे रहे हो, तो अगर बड़ी सेवा का अवसर प्राप्त होगा तो वो हमारे ही पास आएगा।
तो यहाँ पर ये बात है। और फिर है अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना, ग्राहक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो होते ही है। ये 4 मकसद यहाँ छिपे होते हैं इस एक सेंटेंस में। तो मुझे लगता है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और पूर्व धारणा मतलब किसी को जज करना होता है, और अगर जीवन में आपको ये आ गया तो आप जीवन के फील्ड में अपने सफल हो जाएंगे। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अपने हर पहलू में सफल हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे कैसे जाते हैं। देखिए ये कुछ नियम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है कि जो कथन है सकारात्मक होना चाहिए। कथन क्या, जो आपका वो पूर्व धारणा होती है उससे मतलब है। कुछ शब्द जैसे केवल, सभी, नकारात्मक भाव प्रकट करने वाले पूर्व धारणा हमेशा गलत होता है। फिर कह रहा पूर्व धारणा कथन से संबंधित भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सही बात बोली गई हो लेकिन वो संबंधी ना रखती हो। फिर पूर्व धारणा तार्किक भी होनी चाहिए, ये भी आपको बताया जा रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम जो थियरी में पढ़ते हैं वो अगर हमें प्रैक्टिकल में आ जाए तो ही हमें समझ में आएगा कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। चला जरा देखिएगा। अब जो पहला सवाल है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग, और मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूंगा। यहां पे क्या लिखा है भैया, क्वेश्चन बोला है मेरे बॉस ने मुझसे कहा यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो कल तक अपना काम पूरा कर लो। इस बात में कौन सी पूर्व धारणा छुपी है? अगर ये लिखने को कह दे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बच्चे यहां घबराइए मत, यहां तो उसने सारे विकल्प दे दिए हैं आपको। आप मुस्कुराइए, विकल्प मौजूद हैं, केवल बस आपको पहचानना है कि कौन सी पूर्व धारणा इसमें मैच करती है। पहला कह रहा है कि मुझे पदोन्नति पाना होना चाहिए। बच्चे यहां पाने में, पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है। दूसरा कह रहा है कि मुझे पदोन्नति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप बताओ कि यहां पर कौन सी पूर्व धारणा यहां सपोर्ट कर रही है? बहुत सोच समझ के जवाब देना। कहा गया है मेरे बॉस ने मुझसे कहा यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो कल तक अपना काम पूरा कर लो। इसका मतलब वहां पर क्या बात छुपी हो सकती है, क्या धारणा छुपी हो सकती है? बॉस एक एम्प्लॉय से ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम्हें अगर पदोन्नति चाहिए तो कल तक काम पूरा कर लो? कहीं ना कहीं बॉस को समझ आ गया है कि एम्प्लॉय को भी क्या चाहिए, एम्प्लॉय क्या चाहता है, उसको ये समझ है। तो यहां पर मुझे लगता है कि आप सभी ने इसका जवाब दे दिया होगा बच्चे, और पहला है यही वाला सही हो जाएगा। मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है। अगर नहीं होती तो वो जो बॉस है वो इस एम्प्लॉय के पास जाता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसको मैं लालच अगर दे रहा हूं तो इसको अगर इच्छा ही नहीं है किसी पद की तो ये क्या हमारी सुनेगा। और बॉस लोग जो आपके कंपनी के एचआर होते हैं या हेड होते हैं, वह लोग जानते हैं कि किसी एम्प्लॉय की दुखती रग क्या है। तो मुझे पता है यहां पर अगर आपने इसको समझा होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चे हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल भी बहुत बेहतरीन है। अगले सवाल का बच्चे यहां पर आप लोग जवाब देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा, इसका जवाब सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन देखो दिया गया है 27 वर्ष के, यहां पर इसको देखिएगा, 27 वर्ष के कारावास, यहां पर कारावास होना चाहिए। 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो अब ये जो शब्द बोला गया कि किसी के संघर्ष ने उसको निखार दिया, तो इसके पीछे की पूर्व धारणा समझनी है। यहां पर पहला कह रहा है जो 27 वर्ष तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। तो मित्रों आप लोग जवाब दीजिएगा, यहां पर आपका मन, आपका चित्त क्या कहता है? अगर आपने इसको सोच समझ लिया, अपने जहन में बसा लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जवाब गलत होने वाला है। यहां पर कथन को फिर से दोहराइएगा, 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। तो इसका मतलब क्या कोई हर व्यक्ति जो 27 वर्ष रहेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा? आप ये नहीं कह सकते हो। इसका मतलब ये कहने का यहां पर पूर्व धारणा इसमें ये कतई नहीं छुपी है, क्योंकि इसमें संघर्ष की बात कर रहा है कि 27 वर्ष जो जेल में बीते वो संघर्ष ने उनको राष्ट्रपति बनने के लिए प्रेरित किया होगा, ऐसा पूर्व धारणा हो सकता है। लेकिन ये तो गलत है। ये भी गलत है, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास योग्यता है, क्योंकि जो व्यक्ति कारावास में रहे या जिसका जन्म कारावास में हो, कोई जरूरी नहीं कि वो हर व्यक्ति कृष्ण भगवान हो। तो ऐसा नहीं होता है
कि यहाँ पर और भी बातें आपको समझाएंगे, यहाँ पर ये चीज़ सीखने को भी मिलती है। हम लोग कॉपी बहुत करते हैं, आगे जब तर्क आएगा तो उसमें समझाया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर चलकर सफल हुआ है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी मार्ग पर चलकर सफल हो जाएंगे, उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आपको अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं, जैसा कि बुद्ध ने बनाया, महावीर ने बनाया, तो सभी ने अपने रास्ते बनाए, कृष्ण ने अपने रास्ते बनाए, तो इसीलिए आज दुनिया उनको पहचानती है। राम ने रास्ते बनाए, दुनिया उनको भगवान के रूप में जानती है। तो यहां पर सारी चीजें आपको खुद बनाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बच्चे यहां पर लिखा गया है कि यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको हमारे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में लेना चाहते हैं कंपनी XYZ का एक विज्ञापन। अब यहां समझिएगा, पहला क्या कह रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट, XYZ द्वारा इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। अगला है कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की जरूरत है। तो यहां बच्चे कौन सी पूर्व धारणा छिपी है, आप सभी लोगों को इसका जवाब देना है। सभी लोग बच्चे इसका जवाब बताएंगे। यहां पर कौन सा जवाब आपका सही होगा, यहां पर बच्चे आप लोग जवाब बताते हुए चलेंगे। बताइएगा भैया यहां पर क्या सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिए होंगे, जवाब दे दिए होंगे। और एक बेहतरीन प्रश्न है, तो यहां देखिएगा बच्चे, फिर से देखिएगा, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपको हमारे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में लेना चाहते हैं, हमें मतलब वरिष्ठ सलाहकार के रूप में आपको नियुक्त करना चाहते हैं, कंपनी का एक विज्ञापन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा है कि हम आपसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। क्या ये पूर्व धारणा छुपी है? ये पूर्व धारणा बच्चे नहीं छुपी है, बल्कि ये छुपा है कि एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में एक वरिष्ठ सलाहकार की जरूरत है कंपनी XYZ को। उसके लिए उसने एक योग्यता रखी है जो कि आपका है कंप्यूटर इंजीनियर का। तो ये आपको समझना है कि इसकी यहां पर ये जरूरत है और यही पूर्व धारणा उससे छुपी हुई है। तो यहां पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए होंगे उन्हीं के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। बाकी बच्चे अपना जवाब बताते रहेंगे, क्या जवाब बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, यहां पर कहा जा रहा है कि शुभ्रा एक महत्वपूर्ण बैठक से निकल गई और अपने बेटे को लेने के लिए चली गई क्योंकि उसे तेज बुखार था। अब यहां पर समझ गए होंगे बात क्या है। तो इसमें क्या पूर्व धारणा छुपी है? कोई लेडी है, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और वहां से वो निकलती है और चली जाती है, क्योंकि ऐसा उसको करने के लिए कौन मजबूर किया? उसका बेटा है, जो कि उसको तेज बुखार है। तो यहां पर क्या भावना छुपी है? तो पहला भावना कह रहा है कि शुभ्रा एक एकल माता है। इसका मतलब वो कहना चाहता है कि वो अकेली एक ऐसी महिला थी, उसके घर में और लोग नहीं थे, इसलिए वो चली गई। दूसरा कह रहा है कि शुभ्रा एक कामकाजी माता है। यहां पर बच्चे कौन सा जवाब सही होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट के माध्यम के बताएं कि यहां पर आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी पूर्व धारणा छिपी है। बहुत ध्यान से सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब ही आपको नंबर दिलाएंगे और आपकी समझ, आपकी परख ही आपको सही रास्ता दिखाएगी। चलिए बताते रहिएगा भाई यहां पर जवाब क्या बनेगा। देखते हैं बच्चे, यहां पर एकल माता तो एक ये संभावना हो जाएगी। अभी हमने कहा कि संभावना नहीं देखना है, जो इसमें छिपी हुई बात है उसी को बताना है मेरे भाई मेरे दोस्त। यहां पर अगर बेटा उसको तेज बुखार था, महत्वपूर्ण मीटिंग से जा रही थी, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह अकेली ही माता होगी और इसके घर में कोई नहीं है, तो अनुमान हो जाएगा। लेकिन तुरंत क्या है छुपा था संदेश कि वो एक जिम्मेदार महिला है, कामकाजी महिला है, इस वजह से वो जा रही है क्योंकि उसके बच्चे को जैसे आपने देखा होगा कि एक कहानी भी सुनी होगी कि अगर भक्त कोई परेशान है तो भगवान किसी के सहारे यानी कि किसी देवदूत को वहां नहीं कहते कि तुम जाके उसको बचा देना। द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था और उनकी लाज बचानी थी तो कृष्ण भगवान स्वयं दौड़ के गए और वहां पर उनकी लाज बचाई। वो क्या चाहते तो किसी देवता से कह सकते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त मेरा परेशान है तो मैं किसी की प्रतीक्षा क्यों करी, स्वयं नंगे पैर होकर चले जाते हैं। तो यहां पर समझिए कि अगर कोई आपसे लगाव है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ही क्यों जाऊं, मैं ही जाऊं,
या मैं जो करूंगा वही महत्वपूर्ण है, ये सोचकर व्यक्ति चला आता है तो यहां पर उसको कामकाजी होने का ये सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल भी आपको सही जवाब आपको दिलाएगा 1 नंबर, और गलत जवाब बच्चे आपको सीधा आपको 1 नंबर काट देगा। तो चलिए यहां पर देखिए, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनी अपराध है। एक कथन बोला जा रहा है, मैंने यूं ही चर्चा कर दिया, सार्वजनिक धूम्रपान एक कानूनी अपराध है। यहां पर मेरे इस कथन में कौन सी पूर्व धारणा छिपी है, यही आपको पकड़ना है। तो पहला कह रहा है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा कह रहा है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो यहां बच्चे बताइए यहां पर जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा बच्चे? यहां पर सभी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि सही जवाब का यहां पर निर्धारण करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, बताइए भाई। तो देखिए बच्चे, यहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि धूम्रपान करना, जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है उसके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, यहां गलत क्या कह रहा है। लेकिन बच्चे ये जरा देखिए कि जो सेंटेंस कह रहा है वो कह रहा है कि सार्वजनिक, इस बात को देखिए, गौर करिए, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनी अपराध है। वो धूम्रपान के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया अगर आप जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं अगर वहां पर धूम्रपान कर रहे हो तो कानूनी अपराध है, ये बात वो बोल रहा है। सार्वजनिक को वहां पर आप समझिए, तो व्यक्ति कोई धूम्रपान कर रहा है उसके लिए हानिकारक है कि नहीं, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं वहां पर अगर आप धूम्रपान कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को अफेक्ट करता है। कोई बच्चा है उसके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, तो सभी प्रकार के वहां पर व्यक्ति होते हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर यह कहा गया है कि आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम और लोगों का नुकसान मत कीजिए जो निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। बेवजह वे लोग आपके संक्रामक रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए सरकार कहती है कि आप इसका ध्यान रखिए। अगर आप पॉइजन खाना चाहते हैं तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह मत करिए कि आप भी जाएं और सनम हम तो डूब ही रहे हैं, आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए पहला वाला बच्चे गलत है। दूसरा कह रहा है कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यही संदेश यहां पर छुपा हुआ है। और बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चूज करा है तो 1 नंबर आपको बच्चे यहां पर मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो दरोगा के लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, वैसे क्वेश्चनों को भी हम लोग करेंगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जवाब क्या होगा जरा देखिएगा, हम लोग देखते हैं। जरा पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। सरकार ने, यहां पर बच्चे सेंटेंस को हम थोड़ा अंडरलाइन करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि जब भी संभव हो अपनी दैनिक गतिविधियां पूरी करने के लिए कागज का प्रयोग करने के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करें, क्योंकि कागज बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र, जिसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोला जाता है, को भारी नुकसान पहुंचता है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणा निहित है? आप लोग समझ गए होंगे कि ये पूर्व धारणा में कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं से तो भैया काटकर कागज बनता है। अगर हम लोग रुपया भी कागज का यूज करेंगे, बाकी आप लोग टॉयलेट पेपर है, कापी किताब है, जब सब चीज कागज से हम लोग बनाते हुए फिरेंगे तो एक दिन जो हमारा पर्यावरण है, कहा जाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए 33% वन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग उस क्राइटेरिया से, इंडिया अभी एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं दे पाऊंगा लेकिन बहुत दूर है बच्चे। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम लोग अपनी सुविधाओं के लिए कहीं वो ना कर दें जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ जाए। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो आपका जीवन नहीं चल पाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो कैशलेस है वो एक योजना है सरकार की कि जब हम लोग कैशलेस प्रयोग करेंगे तो कागज नहीं लगेगा, और कागज नहीं लगेगा तो भैया पेड़ नहीं कटेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर पूर्व धारणा क्या छुपी है।
हो सकता है कि कई लोग अपने दैनिक कार्य पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करने में सक्षम हो। ऐसा हो सकता है, अगर सरकार ने यह अपील की है तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा कह रहा है कि हो सकता है कई लोग को अपनी दैनिक गतिविधि पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच ना हो। पहुंचना अलग अलग है, पहुंच ना हो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ लोग जैसे सादा मोबाइल लिए हैं, मोबाइल चलाना जानते ही नहीं मल्टीमीडिया, तो उनके लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर है कि ऑनलाइन सब कुछ करना। जैसे आजकल आप डिजी लॉकर में अपने आधार रख सकते हैं, अपने और डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। आपको कहा गया है कि ये ओरिजिनल के इक्विवेलेंट माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। लेकिन अब किसी को भैया अगर वो नहीं आ रहा है चलाना तो हो सकता है कि ऐसा भी हो। फिर आगे कह रहा है कि हो सकता है कि व्यापक रूप से लोग सरकार की अपील को खारिज कर दे और पहले की तरह कागज का प्रयोग करते रहें। तीसरा कह रहा है कि हो सकता है कि नागरिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग न करने के साथ साथ कागज का भी प्रयोग बंद कर दे। तो बच्चे आप समझिएगा, जो मैं पहले ये चौथा वाला तो आपको साफ साफ गलत दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग ना करने के साथ साथ कागज का भी बंद कर दे, दोनों बंद कर देंगे तो रहेंगे कहाँ, ये तो आपका साफ साफ गलत है। और ये भी गलत है कि सरकार की वो बातों को नहीं सुनेंगे, अपने मनमर्जी से काम कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके परिवार में बहुत बिगड़ा हुआ है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिससे कि पूर्वधारणा छिपी हो कि ये उनकी बात को मान लेगा। अब वो व्यक्ति थोड़ी ये सोच, कोई व्यक्ति को कहा गया तो वो व्यक्ति जब आएगा तो उसके मन में एक पॉजिटिव धारणा ही होगी कि नहीं, लोग हमारी बात सुनेंगे। क्या वो इसलिए आगे आएगा कहने की ये हमारी बात सुनेगा ही नहीं? तो वो पागल है क्या नहीं आएगा वहां पर? तो कहने का मतलब ये बात हमें अच्छे से पता होती है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, तो उसके मन में एक धारणा होती है कि लोग हमारी बात को सुनेंगे। तो ये तो इसलिए निगलेक्ट हो गया। अब ये दोनों बातें कि हो सकता है लोग मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना लें चूंकि वहां पर तक उनकी पहुंच हो, सक्षम हो ऐसा करने में, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना चाहते तो हैं लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये दोनों ही बातें बच्चे अपने अपने स्थान पर सही होंगी, क्योंकि यहाँ पर यही बातें छुपी है। सरकार अपील कर रही है कि आप पेड़ ना काटना पड़े, इसके लिए भैया ये प्रयोग करो, लेकिन सरकार ये जानती है दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे तरह के, तो भैया पहला और दूसरा अंतर्निहित होगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो आपका जवाब बेहतर है, बेहतर से बेहतरीन है। आगे चलते हैं भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चा आपकी स्क्रीन पर है। और सभी लोग एक बार भैया फटाफट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो और बच्चे अगर आपको सभी बातें हमारी पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को भैया लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पढ़ाई का यहाँ पर कोई फीस नहीं है। आप हमें पसंद कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को और चाहते हैं जो कि कठिन से कठिन टॉपिक है, लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम कठिन से कठिन टॉपिक को इतना आसान कर देंगे। आप कहोगी भैया इतना आसान है पढ़ना, शिक्षा को हम लोग व्यवसाय नहीं बनने देंगे। आप यकीन मानिए आपको फ्री में वो सब कुछ सिखा देंगे जो बड़ी से बड़ी किताबें भी आपको नहीं सिखा पाती हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है चैन छीनने में लिफ्ट बाइकर्स बैंक की, यहां पर मैं थोड़ा सा पेन ले रहा हूं। कह रहा है कि चैन छीनने में लिफ्ट बाइकर्स की बैंक की बहुत सी क्रियाओं को अपनी समझदारी से समाप्त करने तथा कार्य को निष्ठापूर्वक ढंग से करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वालों के उच्च अधिकारियों ने उसके लिए उचित इनाम की सिफारिश की है। जैसे केस अभी गांव देहातों में कुछ दिन पहले ड्रोन कैमरा देखे गए थे। पहले तो जो लगा, मुझे भी खुद लगा कि इतने सारे जगहों पर ड्रोन कैमरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सरकार कोई जांच कर रही हो। लेकिन मुझे तो भैया बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि वहां पर कुछ गांव में चोरियां धड़ाधड़ हुई और वो लोग पहले ड्रोन कैमरा से जो इंस्पेक्शन कर लेते थे कि घर में कितने लोग हैं, कैसे हैं, और सरकार को बाद में खबर हुई जब कई सारी चोरियां हो गई, उसके बाद सरकार को पता चला। तो कहीं ना कहीं चोर की टेक्निक आगे थी। तो यहां पर भी ये बात बोली जा रही है जैसे उनको समाप्त किया गया होगा किसी कार्रवाई को करके, तो वैसे यहां पर कह रहा है कि लिफ्ट बाइकर्स जो हैं वो चैन छीनने का काम कर रहे हैं। यहां पर
ट्रैफिक पुलिस वालों ने इसको रोकने के लिए, चूंकि रोड पर ही वही लोग मौजूद होते हैं जो चैन छीनते हैं, लेकिन आजकल चोरों को भी पता चल गया है कि भैया एक तो इतनी मेहनत करो, इतना रिस्क लेके चैन लेके आओ। पता लगा महिला आजकल की इतनी होशियार है कि नकली वाला जो गोल्ड आता है जिसमें 2 से 3% सोना होता है, वो आप उसको बिना चेक करवाए समझ ही नहीं पाओगे कि ये नकली है कि असली है। ये तो खैर जो बात हो गई, लेकिन जो कथन में कहा जा रहा है ये बात ये कही जा रही कि ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक पेशकश की है, उच्च अधिकारियों ने उसके लिए इनाम की व्यवस्था की है। तो इसमें कौन सी पूर्वधारणा छिपी है ये आपको पकड़ना है। पहला कह रहा है कि पुलिस वालों की सच्चाई, इसी में से आपका एक सही है, ये तो आपको सिर्फ एक ही पकड़ना होगा चूंकि 5 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो कह रहा है पुलिस वालों की सच्चाई और ईमानदारी के लिए उसको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वालों की यह इच्छा है कि उसके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाए। तीसरा है कि उच्च अधिकारी निश्चित हैं कि उनकी सिफारिश को मना कर दिया जाएगा। तो ये तो साफ साफ गलत लग रहा है। उसके समर्थक अपने जूनियर को भी उसी प्रकार इसका उदाहरण देकर इनाम के लिए सिफारिश करना चाहते हैं। बहुत से अपराधी इस ट्रैफिक पुलिस वाले द्वारा गिरफ्तार किए गए जो सबसे अधिक थे। तो यहां पर जब आप इसको पढ़ोगे तो इनमें जो सबसे बेहतर उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चूंकि हमें पढ़ने से यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि निष्ठापूर्वक ढंग से करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उनके लिए उचित इनाम रखा है। यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने ट्रैफिक जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए इनाम रखे हैं कि अगर आप ऐसे चैन स्नेचरों को पकड़ते हैं तो यहाँ पर इसलिए बेहतर है कि उदाहरण देकर, यानी कि आप अगर अच्छे अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं तो अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो उसके जूनियर हैं तो उनके लिए एक सम्मानित हो और उनके लिए एक प्रोत्साहन हो। इसलिए यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन को बेहतर माना गया है। यही जवाब बच्चे आपको देना है और यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखो बच्चे, यहाँ पर ये आपका है, इसको जरा पढ़िएगा। बोला है कि एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया कि अगले महीने उसे फर्नीचर खरीदने के बारे में याद दिला देना। पति तो भैया वैसे इतने डरते रहते हैं पत्नियों से, उनका तो आजकल प्रकोप ज़्यादा है। चूँकि आपने देखा होगा कि जैसे कुछ नियम बनाए जाते हैं किसी चीज़ को संरक्षित करने के लिए। पहले के टाइम पे क्या होता था कि दहेज प्रथा जो केस रहती थी उसमें महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। उनको जो है दहेज के प्रलोभन में लोग शादी करके उन्हें मार करके फिर दूसरी शादी करते थे। तो सरकार इससे तंग आ गई थी, लोगों में इतनी हया हो गई थी, इतने लोग बेहया हो गए थे कि परेशान हो गई। उन्होंने एक ऐसा कानून लाया, कहा कि रुक जाओ हम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इस गतिविधि में पाया जाएगा 7 सालों तक अगर कोई महिला मरती है तो दहेज प्रथा का एक कारण माना जा सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा और आपकी जमानत नहीं होगी, 7 साल तक जेल भेज दिए जाओगे। तो भैया सभी पुरुष डर गए। पहले तो ये घटनाएं वास्तव में बहुत क्रूरता थी, तो फिर धीरे धीरे लोगों में डर व्याप्त हुआ और ये घटना लगभग ना के बराबर होने लगी। लेकिन अब क्या था कि जो कमजोर वर्ग था धीरे धीरे वो मजबूत बनने लगा। पहले महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, आजकल तो भैया महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हो गई हैं कि आपको बहुत सावधानी के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा वो अपने अधिकार को जानती हैं। पता लगा जो अस्त्र दिया गया था उनके रक्षा के लिए, दूसरे वे में अगर पति पत्नी से झगड़ा हो गया और उसका रहने का मन नहीं है उनके साथ में, चूंकि जो जिंदगी वो जी के आई हैं, अगर दूसरी दुनिया में जाने के बाद वो जीवन अगर उन्हें पसंद नहीं है तो हो सकता है कई बार वो स्वयं से ही उससे अलग होना चाहती हो। लेकिन कारण क्या बताएंगी कि दहेज ज़्यादा मांगा जा रहा था, उस व्यक्ति को दहेज के चक्कर में फंसा देती है, वो कोर्ट कचहरी घूमता रहता है। और भारत का संविधान ऐसा है बच्चे कि अगर मुर्दे को कह दिया गया या मृतक है वो खड़ा होकर जेल में चिल्लाता रहे, कटघरे में चिल्लाता रहे मैं जिंदा हूं, लेकिन जज साहब कहेंगे सबूत क्या है तुम जिंदा हो। वो व्यक्ति खड़ा है लेकिन फिर सबूत पूछा जाता है कि तुम जिंदा हो, इसका कागज पे दिखाओ। तो बड़ा महत्व है कागज का भारत में। तो आप जानिए कि यहां पर यह बात बोली जा रही है कि एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया कि मुझे अगले महीने उसे फर्नीचर खरीदने के बारे में याद दिला देना। अब इसमें पूर्वधारणा क्या हो सकती है, इसके बारे में जो बोल रहा है इसमें छुपा क्या है, इसको पहचानिए
कह रहा है कि पति का मानना है कि वह अगले महीने में फर्नीचर खरीदना संभवतः भूल जाएगा। याद दिलाने की बात कर रहा है तो बेचारा भूल भी सकता है, ये तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा, समझौता पत्नी इस अनुरोध को संभवतः होना चाहिए था, संभवतः पत्नी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेगी, तो मुझे लगता है ये तो सही ही है, दोनों यहां पर सही है। तो यहां पर भैया पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हो जाएगा, क्योंकि पत्नी को तो शॉपिंग अच्छी ही लगती है, उसको तो बस खाना अच्छा है, घूमना अच्छा, कोई भी व्यक्ति हो सबको लिबर्टी पसंद है, तो उसमें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर पुरुष को भी घूमने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसा नहीं हूं कि महिला विरोधी हूं, लेकिन मैं न्याय के साथ हूं कि कभी कभी होता है कि पुरुष की गलती नहीं होती है, लेकिन हर कार्य के लिए पुरुष जिम्मेदार है। जैसे अगर ये समझिए कि घर पे अगर पति पत्नी है और पत्नी अच्छा नहीं कमा रहा है, उसका लाइफ स्टैंडर्ड डाउन है, तो पत्नी तुरंत ताना मारेगी, तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन बेकार हो गया, पता नहीं मैं कहाँ चली जाती, लेकिन तुमसे शादी करके मैं तो बेकार हो गई और तुमने कहाँ मुझे लाके फंसा दिया। लेकिन बच्चे ये बात वो लोग भूल जाती हैं कि जिसके लिए तुम दोष दे रही हो, तुम ये क्यों समझती हो कि आप अबला हो, तुम भी तो कार्य कर सकती हो, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। आजकल एक पुरुष को ही क्यों ब्लेम मिलता है कि भैया तुम ही जो है, तुम्हारे कारण मेरा जीवन बेकार हो गया। अरे तुम भी पढ़ी हो, अपना जीवन अच्छा कर लो, आईएएस लग जाओ, किसने मना करा है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो बदल गया है। पहले पुरुष के कंधे पर ही गाड़ी चलती थी, आजकल तो भैया सामाजिक एकता की बात है, सामाजिक जो आपका बराबरी का भाव है वो दिया जा रहा है। सरकार भी आपको आरक्षण दे रही है, तो दोनों साथ में आए, दोनों लोग के लिए बराबर है, क्योंकि आजकल तो दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ये कार्य नहीं कर सकते। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अस्पताल के संरोधक वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बची। एबीसी का मतलब यहां पर कोई भी रोग हो सकता है, कह रहा है कि एक रोग है और उसके बारे में बोला गया है, सभी से अनुरोध किया गया है कि इस वार्ड में ना जाएं, नहीं तो आपकी जान चली जा सकती है, क्योंकि यहां पर यह फला रोग है। यहां पर कह रहा है कि रोग एबीसी संक्रामक है, बिल्कुल संक्रामक है, क्योंकि वहां जाएंगे, संक्रामक मतलब जो वायरस हवा में फैलता है, तो अगर ऐसा रोग है तो इसलिए मना करा गया। इसकी भावना यही छुपी है, ये बिल्कुल सही है, पूर्वधारणा यही छुपी है। कह रहा है वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं, तो भैया अगर वो पूरा वार्ड ही जो है मना कर रहा है, तो इसका मतलब वहां जो उस रोग से पीड़ित हैं वही लोग तो वहां ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब दोनों यहां पर निहित है। और भैया ऑप्शन नंबर डी आपका इंतजार कर रहा था कि कब हमें सही करो, तो यहां दोनों बातें सही हैं। अगला चलते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इस बात को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डॉक्टर का सुझाव है कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी है और कमजोर पाचन तंत्र है, उनके लिए विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल खाने से बेहतर है कि विटामिन सी का सप्लीमेंट लें। यहां पर समझिएगा, यहां पर एक बात बोली जा रही है कि जिस व्यक्ति को विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी आप लोग जानते हैं कि खट्टे फल से प्राप्त होती है, जैसे आप कोई भी फल जो खट्टा हो, जैसे संतरा हो गया, और भी चीज़ें हैं जो आपके जो गांव में औरा होता है उसमें भी विटामिन सी होता है, जो भी खट्टा होता है उसमें सब में विटामिन सी है। तो कह रहा है कि आप उसको खाइए, उससे बेहतर है कि जितना आप फल खाएंगे आप सप्लीमेंट ले लीजिए विटामिन सी का, जो कि इन्हीं को एकत्रित करके बनाया जाता है, वो बेहतर है, यही बात बोल रहा है। अब यहां पर बच्चे क्या भावना छिपी हुई है, इस बात को पढ़ना है और कौन सी पूर्वधारणा आपकी सही है, इसी का आपको जवाब देना है। तो चलिए, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका जवाब देने में समर्थ होंगे। यहां पर देखिएगा, पहला कह रहा है कि अपच की समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को खट्टे फल खाना बंद कर देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि खट्टे फल और विटामिन सी की सप्लीमेंट दोनों का अंतिम परिणाम अधिक या कम एक जैसा है। तो यहाँ पर कौन सा आप सही करना चाहते हैं, कौन सी यहाँ पर संदेश छुपा हुआ है दोनों में से, वही आपको बताना है। और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से सेंटेंस को पढ़ेंगे, दिल की गहराइयों में समझेंगे, तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए फटाफट बताइए।
फटाफट सभी लोग बताएं भाई यहां पर जवाब क्या बनेगा। देखिए उसने कहा कि अगर आपको विटामिन सी की कमी है, जो कथन कह रहा है कि आप फल खाने की अपेक्षा सप्लीमेंट ले लीजिए वो बेहतर है, उसने कथन में ये कहा है। अब इसके पीछे उसकी क्या मंशा छुपी थी जरा ये पढ़िए। पहला कह रहा है कि अपच की समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को खट्टे फल खाना बंद कर देना चाहिए। क्या इसका मित्रों कोई जिक्र है यहां पर? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई जिक्र है कि जो अपच की समस्या से पीड़ित है वो खट्टे फल ना खाए। यहां पर सिर्फ ये कहा गया कि विटामिन सी की अगर कमी है तो उसको फल की बजाय गोली से पूरा कर लो, ये कहा गया। तो ये तो फिर आपका यहां पर कह सकते हैं कि संभावित हो जाएगा, संभावना लगाना हो जाएगा। और वैसे भी अपच के वाले के लिए ऐसा कोई बात यहां पर नहीं बोला गया है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है बच्चे, यहां पर मैं थोड़ा कलर और चेंज कर लेता हूं। यहां कह रहा है कि खट्टे फल और विटामिन सी की सप्लीमेंट दोनों का अंतिम परिणाम अधिक या कम एक जैसा है। तो भैया दोनों के परिणाम अगर एक जैसा होता तो ये क्यों कहता कि विटामिन सी की समस्या जो है अगर किसी को है तो खट्टा फल ना खा के गोली खा लो, गोली बेहतर परिणाम देगी, यही तो वो कहना चाहता है, यही तो संदेश छुपा है। और इसमें कह रहा है दोनों एक जैसा है, तो इसका मतलब भैया दोनों गलत हो जाएगा। यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही निहित नहीं है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि यहां पर इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन से कैसे निपटना है भैया, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला सवाल आप लोग पढ़ेंगे और बच्चे अगले क्वेश्चन का मुझे प्रतीक्षा है कि आप लोग एक बार सरसरी निगाह से पढ़ के फटाफट भैया जवाब दीजिए। यहां पर आपका उत्तर क्या आने वाला है सभी बच्चे बताएंगे। चलिए देखते हैं बच्चे यहां पर बोला क्या जा रहा है, देखिए जरा। बोला है कि हाल ही के विज्ञापन रुझानों से यह पता चलता है कि मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा प्रीमियम, उत्कृष्ट, प्राथमिकता जैसे शब्दों को प्रतिष्ठित माना जाता है और इसलिए इन शब्दों के साथ विज्ञप्ति किसी भी उत्पाद की बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। तो यही आपसे बता रहा है कि आजकल के जो विपणन है, विपणन मतलब होता है बच्चे विज्ञापन, जो बाजार में प्रचार किए जाते हैं उसको विज्ञापन बोलते हैं। यह पता चल रहा है कि मध्यम आय के वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा प्रीमियम, उत्कृष्ट, प्राथमिकता अर्थात जो कम पैसा हो, जिसमें कम प्रीमियम लगे, जैसे शब्दों का प्रतिष्ठित माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि विज्ञप्ति, देखो बात समझो, जैसे आप समझिए कि फेयर एंड लवली अगर कोई क्रीम है और वो बड़ा पैकेट उसका 500 रुपए का है या 400 रुपए का है, तो व्यक्ति उसको निगलेक्ट करेगा। जो आम व्यक्ति कहेगा भैया कौन 400 रुपए की क्रीम खरीदे, पता नहीं हम गोरा होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन समझिए अगर विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि गोरा होइए मात्र 20 रुपए में, अब आपको सुनने में कितना आनंद लग रहा है कि 20 रुपया में हम गोरा हो रहे हैं, ओहो कितना बढ़िया काम है। लेकिन जो 20 रुपया आपको क्वांटिटी देना चाहता है वो सिर्फ आदत लगने की है कि पहले आप छोटे खरीदिए, 20-20 रुपए का वो उतना ही क्वांटिटी देगा जितना 400 के बड़े पैकेट में देगा। तो लेकिन अब आपको प्रीमियम कम लग रहा है, पैसा कम लग रहा है, तो आप उसको जरूर खरीदोगे। जैसे और भी एग्जाम्पल है, लाइक बॉय ले लीजिए, पहले जो है 15-20 रुपए का बड़ा आता था, अब वो 10 रुपए 5 रुपए में आ गया, उसका आकार छोटा कर दिया, तो लोगों को लग रहा है ओहो 5 रुपया में लाइक बॉय, नहाओ बड़ा फटाक से, और रहता है छोटा सा, वो हाथ धोने के काम आता है, नहाने की तो बात ही छोड़ो। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। आगे कहा जा रहा है, अब इसमें क्या संदेश छुपा है इसको देखिएगा। उच्च प्रतिष्ठित शब्दों के साथ विद्यापीठ उत्पादन की कीमत निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक है जिनका ऐसी शब्दों के साथ विज्ञापन नहीं किया जाता है। दूसरा कह रहा है इस प्रतिष्ठित शब्दों का निम्न आय वर्ग के बीच बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो गलत है, चूंकि निम्न आय वर्ग पर ही तो प्रभाव के लिए बोला जा रहा है कि ताकि लोग ज्यादा खरीदे। अब इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि उक्त प्रतिष्ठित शब्दों के साथ विद्यापीठ उत्पादन की कीमत निश्चित रूप से उन उत्पादों की तुलना में अधिक है जिनका ऐसे शब्दों के साथ, यहाँ पर कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं हो पा रही है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि आपका सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे दोनों ही गलत होंगे। यहाँ पर ना तो पूर्वधारणा फर्स्ट होगा ना ही सेकंड होगा, चूंकि कह रहा है कि जो प्रतिष्ठित रूप से उत्पादों की तुलना अधिक है ऐसी शब्दों के साथ विज्ञापन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये बात गलत है। सिर्फ यहाँ पर इतना बोला गया था कि जो ज़्यादा कीमतों के हैं उन्हें प्रीमियम कम करके बताने से उत्पाद बढ़ जाएगा, यही बोला गया था। संभावना बिकने की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो दोनों ही बातें लिखी गई हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए भैया ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
देखो बच्चे, हम लोग जब एग्जाम में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टर्मोलॉजी वहां पर प्रयोग की जाती है जो कि आपको कम समझ में आती है, जहां पर आप फंस जाते हैं कि भैया यहां पर क्या जवाब होगा, यहां पर इसको हम क्या बताएं। तो वहां पर ऐसे सवालों में आप गलत जवाब दे सकते हैं। जरा आगे देखिएगा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण वह खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। तो सेंटेंस को समझिएगा, जैसे आम बात है, जैसे आजकल के जमाने में रील चलाने की आदत पड़ जाती है। रील क्या है बच्चे, जो हमारा माइंड है वो एक प्रकार से उसमें केमिकल लोचा भर देता है। आपको रील एक अच्छी लगी तो ऐसा लगता है कि अगली रील और बेहतर होगी, जो मन को और आनंदित करेगी। उसी चक्कर में अगली 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 समाप्ति नहीं होता है। यही जीवन है बच्चे। जीवन में क्या है कि अगर कोई 50,000 रुपए कमा रहा है मंथली, तो वो भी खुश नहीं है। वो सोचता है कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊं। और जब 1 लाख कमाने लगेगा तो 5 लाख के पीछे भागेगा, 5 लाख कमाने लगेगा तो 5 करोड़ के पीछे भागेगा। ऐसे करते हुए मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग से लेकर जो अंबानी तक हैं, अब जो निम्न वर्ग का व्यक्ति वो तो आराम भी कर लेता होगा, लेकिन क्या अंबानी आराम करते हैं? जरा उनसे पूछो कि नोटों की गड्डी अगर लगाई जाए, मैंने एक जगह पढ़ा था, तो चंद्रमा तक नोट से भर दिए जाए सड़क, तो ऐसी सड़क बना सकते हैं अंबानी जी। लेकिन उनके लाइफ में आराम कितना है ये आप सोच सकते हो। आराम बिल्कुल नहीं है। वही चीज यहां है, कह रहा है कई विद्यार्थियों को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है, इसी कारण वह खराब शैक्षिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें क्या छुपा है यही बताना है। पहला कह रहा है कि किसी विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के पढ़ाई पर यहां पर कसी नहीं होगा, कोई विद्यार्थी होना चाहिए था बच्चे। यहां पर कह रहा है कोई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई विद्यार्थी, कोई नहीं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा कह रहा है मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो भैया ये तो गलत है, क्योंकि वो तो उसको साधन विहीन बना रहा है। अब जो पहला वाला है, कह रहा है कि कई विद्यार्थी मोबाइल गेम्स के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही बात तो यहां बोल रहा है कि पढ़ाई पर ध्यान ना देने से उनके शैक्षणिक गेम्स खेलने की आदत पड़ गई है और इसी कारण से खराब शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं। तो यही चीज तो यहां बोल रहा है, इसलिए भैया यहां पर केवल पहला वाला ही हो पाएगा, दूसरा आपका गलत है, ये आप समझिए। अगला देखो, अगला बच्चे आपको यहां पर उत्तर प्रदेश दरोगा में जो आपसे सवाल बन सकता है वो मैं आपको करा रहा हूं। यहां पर कह रहा है कि अगर मान लीजिए कभी आपको धारणा दी गई हो और यहां पर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा कथन सही होगा, अगर कभी ऐसा आ जाए तो आपका उल्टा भी पूछ सकता है। जरा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक धारणा के बाद कुछ कथन दिए गए हैं और दर्शाता है कि कौन सा धारणा का समर्थन करता है। तो यहां भैया धारणा दिया गया है, कौन सा कथन इसका समर्थन करेगा ये बच्चे आपको पकड़ना रहेगा। जैसे धारणा क्या है कि सप्ताहांत यानी कि सप्ताह के अंत की छुट्टियों के बाद व्यक्ति को ताजा और सक्रिय होना चाहिए। मतलब अगर छुट्टी हो गई है तो वो ताजा और सक्रिय होगा। ये पूर्व धारणा छिपी थी, इसको पहले दे दिया। अब आपको करना क्या है, कहोगे हम सब अब क्या करें सर? तो आपको करना यह है कि कथन इसका कौन सपोर्ट करेगा, इसमें ये बात ताकि छुपी हो। पहला देखिएगा, कह रहा है देखो आज सोमवार है, रविंदर को नई परियोजना लेने के लिए कहो और उसे बुधवार तक शाम तक निष्पादन करने को कहो। तो आज सोमवार है, रविंदर को कह रहा है कि नई परियोजना लेने के लिए कहो और उसे बुधवार शाम तक निष्पादित करने के लिए कहो। अब ध्यान से देखना, आज सोमवार है मतलब कि रविवार की छुट्टी बीत गई है और आज सोमवार है, आज फ्रेश दिन है और आज से ही शुरुआत करनी है। तो कह रहा है कि आज एनर्जेटिक होकर काम करो, बुधवार तक फिनिश कर दो। तो ये बात सही है, ये इसमें पूर्वधारणा सपोर्ट कर रहा है कि इसको सक्रिय होना चाहिए और ये बात सही है कि ताजा होगा, सक्रिय होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है क्योंकि यह सोमवार है, कार्यालय का माहौल शांत है। भैया सोमवार को तो तेज रहेगा, चूंकि एनर्जेटिक रहेगा व्यक्ति। सप्ताह में शनिवार तक आते आते ढीला हो जाता है, लेकिन रविवार को जब वो छुट्टी ले लेगा तो तेज हो जाएगा, तो इसलिए तो गलत हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि यह शुक्रवार की दोपहर है, क्या आप इसे मुझे सोमवार की सुबह दे सकते हैं कि मैं लंच तक इसे खत्म कर दूं। ये बात भी सपोर्ट कर रहा है कि आज शुक्रवार है, अब तो हमारी बैटरी लो हो गई है, अगर आप मुझे सोमवार का मौका दे देंगे तो यकीन मानिए आपका काम मैं बहुत तेजी से लंच तक निपटा दूंगा। तो इसका मतलब इसमें भी ये बात सपोर्ट कर रहा है इसको। तो भैया पहला और तीसरा दोनों सही है, दूसरा केवल गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे पढ़िएगा, आगे फिर से वही है। अब इसमें बच्चे क्या सही होगा, इसको सभी लोग पढ़िए और इसका जवाब यहां पर क्या बनेगा, सभी लोग इसका जवाब देंगे। जवाब देंगे भाई, यहां पर क्या बनेगा, कह रहा है कि कुत्ते, कुत्ते कमीने वाले कुत्ते नहीं, कह रहा है कि कुत्ते शिक्षणीय है, यानी कि कुत्ते को शिक्षा दिया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता जो है उसको लोग ट्रेनिंग करते हैं और ये माना जाता है कि मनुष्य का बहुत बेहतरीन साथी है कुत्ता। तो यही बोला गया है धारणा में कि कुत्ते शिक्षणीय हैं। यहां पर कथन कौन सा सपोर्ट करेगा ये देखना है। पहला कह रहा है कि कुत्ते मानव संपर्क पसंद करते हैं, तो यहां पर तो भैया ये सही है, कुत्ते मानव संपर्क पसंद करते हैं इसलिए उन्हें शिक्षा दी जाती है, ये इसका बात सपोर्ट कर रहा है। अगला कह रहा है कि अधिकांश घरेलू कुत्ते भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं तो उनको शिक्षा कहां से दी जाएगी, ये आपका गलत है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। कह रहा है कि कुत्तों का शो किसी भी सर्कस में एक महत्वपूर्ण है मत है, तो यहां पर यह भी सही है, क्योंकि सर्कस में ट्रेंड कुत्ते जाते हैं, इसका मतलब उसे शिक्षा दिया गया होगा, शिक्षणीय है, यह धारणा निकल रही है। तो भैया पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगेन आपका सही हो जाएगा। तो एक बार हम लोग लाइक कर दें अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। बच्चे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मन के साथ आपको झकझोर दिया होगा आज ये सेशन, तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। और यकीन मानिएगा अगर आप व्यक्ति की धारणा को समझने लगे कि अगर ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या मकसद छुपा है इनकी बातों में, कोई अगर कुछ चीज शो ऑफ कर रहा है तो उसमें क्या धारणा छुपी है, अगर ये पहचानना आप शुरू कर देंगे तो जीवन में सबसे सफल व्यक्ति बनेंगे। ये मैं कह रहा हूं और मेरी गारंटी कह रही है। जरा इसको पढ़िएगा। कह रहा है महेश का जन्मदिन उसके दोस्तों को पता था। ये बच्चे यहां पर क्वेश्चन है और जो उसमें इस में कथन जो दिया गया है अर्थात जो उसका सपोर्ट करता है यही आपको बताना है। पहला कह रहा है महेश ने, यहां पर समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि महेश ने केवल अपने परिजन के परिवार सदस्यों के लिए जन्मदिन पार्टी की व्यवस्था की है। अब यहां पर बच्चे जो ये वाला है, अगर उसके परिवार के ही लोग हैं तो हो सकता है कि वो दोस्तों को बताया हो कि भाई देखो हम पार्टी रख रहे हैं केवल अपने सदस्यों के लिए, आप लोगों को उसमें नहीं इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया तो कुछ और दोस्त नाराज हो जाएंगे। तो भैया हो सकता है उसने दोस्तों को ये बात बताया हो और वो उनको बता करके अपने परिवार को पार्टी दे रहा है, इसलिए इसको सही माना गया है। यहां पर दूसरा देखिएगा, कह रहा है अपने जन्मदिन पर महेश को कोरियर के माध्यम से अपने दोस्तों की एक गुलदस्ता और ग्रीटिंग कार्ड प्राप्त हुआ। अगर ये प्राप्त हो रहा है तो ये भी इसका सपोर्ट कर रहा है, तभी तो उसके दोस्तों को पता था, तभी तो ग्रीटिंग कार्ड उनको भेज रहे हैं। अगला कह रहा है कि महेश ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं प्राप्त की। तो अगर वो अपनी मां से ही आशीर्वाद ले रहा है और परिवार के सदस्यों से शुभकामनाएं प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब अपने दोस्तों को नहीं बताया होगा और यहां पर उसको दोस्तों को नहीं पता चल पाया होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसलिए पहला और दूसरा ही इसमें सही माना गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर भैया ये सेशन में और कुछ है कि बस इतना ही है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही रहेगा। तो बस आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है। कैसे एग्जाम में पेपर आते हैं मैंने सब आपको करा दिए हैं भाई, कि पेपर कैसे कैसे पूछ सकता है और इसको कैसे हमें हैंडल करना चाहिए। ये धारणा वाला आपको नया लगा होगा कि कथन पढ़िए और उसमें उसका सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, इस बात को जानिए। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां से हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, जैसे इस पहले वाले को पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था की है, तो यहां उसके दोस्तों को पता है कि नहीं है। यहां पर दो बातें अवश्य हो सकती हैं, लेकिन जो है कि अपने दोस्तों को बता करके वो आ सकता
सकता है कि हाँ भैया हम जन्मदिन की पार्टी रख रहे हैं लेकिन आप लोगों को नहीं बता पाएंगे, नहीं निमंत्रण दे पाएंगे। तो ऐसा इसलिए इसको सही मान लिया गया, लेकिन कई बार इसको गलत भी माना जा सकता है क्योंकि ये श्योर नहीं है। अब लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसे अटपटी चीजें बहुत थोड़ा सा होती हैं कि जब कभी कभी कंफ्यूजन होता है। बाकी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूरा क्लियर क्रिस्टल है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो 1-2% आपको दिक्कत आ सकती है बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आप कथन पूर्व धारणा का मेरा यकीन मानिए, इस क्लास के बाद आप कम से कम 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन हल कर डालिए। और बच्चे अगर आप 100 क्वेश्चन हल करिए, उसमें से जो आपसे गलतियां होंगी, गलतियों से यकीन मानिए आप सीखोगे। अगर आपके रास्ते सही नहीं हो रहे हैं तो आप ये समझोगे कि हमारा रास्ता गलत कैसे हो गया, इस बात को आप सीखोगे। इसलिए इसको आप घर पे करिएगा। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके आएंगे जो कि और बेहतरीन होने वाला होगा और जीवन के हर मोड़ पर आपको बच्चे काम आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।